हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शर्मा पी स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज क्लास 9 का हिंदी ये का एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं, मॉडल क्वेश्चन का। और ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं इंग्लिश का और साइंस का, और हाँ मतलब ये इंग्लिश और साइंस का हम अपलोड ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा यूट्यूब में शर्मा पी स्टडी, तो सर्च करके आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट में आएगा, तो आप चैनल को सर्च करके आप एमसीक्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देख सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, जिसके कारण से आप प्रैक्टिस अभी करेंगे तो एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करेंगे हिंदी ए, इसके बाद हिंदी बी लेके आएंगे। सबसे पहले हिंदी ए में देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया है, और एग्जाम में हिंदी ए हिंदी बी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। अब अपठित गद्यांश एवं पदांश। सबसे पहले हमें गद्यांश को पढ़ करके अच्छे से और नीचे लिखे गए प्रश्नों का सही उत्तर देना है। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। हमारे देश में कई प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं। इनमें से कुछ धर्म से जुड़े होते हैं, तो कोई नववर्ष के आगमन से जुड़े होते हैं। त्योहारों के कारण पूरा वर्ष उमंग से भरा पूरा बना रहता है। नववर्ष के आगमन के समय तो खेत लहलहाने लगते हैं, उनकी कटाई आरंभ हो जाती, किसान का मन में प्रफुल्लित हो जाता है। और इसी प्रकार महापुरुषों की याद में मनाए जाने वाले त्यौहार हमारे मन को देशभक्ति एवं गौरव की भावना से सराबोर कर देते हैं। सभी त्योहारों के लक्ष्य एक ही है, हम सभी त्योहारों को मिलजुल कर एक साथ हर्षोल्लास के साथ मनाएं और उसमें निहित अच्छे विचारों को संपूर्ण समाज में फैलाने में मदद करें, जिससे सभी धर्मों के लोग में एकजुटता की भावना जागृत हो सके। तो एक फसल के बारे में कुछ बताया गया है, इसके बारे में हमें आंसर क्वेश्चन को देना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, देख सकते हैं। गद्यांश के अनुसार इसके आगमन के समय खेत लहलाने लगते हैं। नववर्ष के आगमन के समय, नववर्ष के बिताने के समय, पूरे वर्ष भर और फसलों की कटाई के समय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला का हो जाएगा, ऑप्शन ए, नववर्ष के आगमन के समय। देखिए आप अगर यहाँ से आप कर सकते हैं, देखिए नववर्ष के आगमन के समय खेत लहलाने लगते हैं, तो यहाँ से आंसर आप ढूंढ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया हुआ है कि गद्यांश के अनुसार हम सभी त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ कैसे मनाते हैं, कटुता के साथ, हर्षोल्लास के साथ, या ऑप्शन पकवान खाने के साथ और नाचने गाने के साथ। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, हर्षोल्लास के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होता है, मतलब क्या होगा। देश और त्यौहार, त्योहारों का देश, हमारे त्यौहार और त्योहारों का महत्व। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये क्या हो जाएगा, त्योहारों का महत्व बताया गया है। उसका मतलब एक तरह से उसका पहचान, महत्व, इम्पोर्टेंट है ना, ये बताया गया है। वैल्यू, उसका वैल्यू क्या है। प्रफुल्लित शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, खुशी, विषाद, सम्मान और स्वागत। तो चौथा का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, खुशी होता है। प्रफुल्लित का पर्यायवाची क्या होता है, खुशी। अब दिए गए नीचे देख सकते हैं यहाँ कि प्रस्तुत पदांश। अब पदांश है, गद्यांश होता है कहानी से रिलेटेड और पदांश होता है कविता से रिलेटेड। को ध्यानपूर्वक पढ़कर इस प्रश्न संख्या 5 से 8 तक के लिए सही विकल्प चयन करें। देखिए यहाँ ऊपर में लिखा होता है कि 5 से 8, जैसे अभी हम बताएं गद्यांश वाला, यहाँ लिखा है देख सकते हैं फर्स्ट में, यहाँ देखिए क्या लिखा है, 1 से 4 तक हमें आंसर देना है। तो हम दे दिए। अब इनमें से हमें 5 से 8 तक आंसर देना है, इसको पढ़ करके। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिया हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं, हम केवल यहाँ आंकते हैं।
आगे कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। अब क्वेश्चन आ गया, सही बात है, यहाँ जो बताया गया है एक तरह से पक्षी और बादल को किस रूप में बतलाया गया है? डाकिया, धरती, खुशबू और देश। तो पांचवा का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए पक्षी और बादल एक तरह से डाकिया का काम करता है, यहाँ से वहाँ जाने का काम। बादल कहीं यहाँ बरसता है तो कहीं और बरसता है, जिस तरह पक्षी यहाँ से वहाँ उड़कर जाती है एक स्थान से दूसरे स्थान, जगह प्लेस चेंज करते हैं, विलेजेस। एक देश से दूसरे देश महादेश कौन जाते हैं? फूल और पत्ते, पेड़ और पौधे, या पहाड़ और पानी, या पक्षी और बादल? तो ये बताएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पक्षी और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, महादेश एक देश से महादेश अलग देश जाते हैं। सुगंध में कौन सा उपसर्ग है? देखिए सुगंध में उपसर्ग बताया गया था, सौ, सु, सवा, सा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सु हो जाएगा, यानी सुगंध। अगला पदार्थ का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? प्रकृति के संवाहक, देश और महादेश, पानी और पहाड़, पेड़ और पौधे। तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रकृति के संवाहक है ना, संवाहक। अब व्याकरण से रिलेटेड आ गया। देखिए व्याकरण, संख्यावाचक विशेषण की पहचान करें। इसमें से हमें ध्यान देना है, बोला है संख्यावाचक की विशेषण को पहचान करना। लाल टोपी संख्या भी बताना है, उसके साथ विशेषण। गोल चश्मा, अच्छा आदमी, दो बैल। तो इसमें करेक्ट आंसर 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। देखिए संख्या कितना है? 2, विशेषण किसका? बैल की। तो यहाँ करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। विज्ञान शब्द में एक प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा? विज्ञान में एक जोड़ देंगे, जैसे विज्ञान प्लस एक, तो क्या हो गया? वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक होगा कि वैज्ञानिक होगा? वैज्ञानिक या वैधानिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा 10 का सी हो जाएगा, वैज्ञानिक। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? जोर जोर से वर्षा हो रही और बिजली चमक रही। मोहन ने कहा कि कल वर्षा होगी। वर्षा हो रही है तथा लड़के खेल रहे हैं। तो गारो का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, जोर जोर से वर्षा हो रही है क्या है? सरल वाक्य का उदाहरण है। तो देखिए एग्जाम में सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य मतलब इनमें से कोई भी पूछ सकता है, इसलिए आप लोग को पहले वाक्य का अच्छे से मालूम होना चाहिए। इनमें से किस वाक्य में कर्ता के ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है? शिक्षक ने कहा, उसने खाना खा रही थी, मोहन ने बाजार गया था, सीता ने भजन गा रही। तो इसमें से सही अगर बात करेंगे 12 का करेक्ट आंसर लगता है यही है, क्योंकि शिक्षक ने कहा इस तरह से सही। मोहन ने बाजार गया था, ये थोड़ा जो सेंटेंस है थोड़ा अलग टाइप बता रहा है। निम्नलिखित में से साकार विलोम पहचाने, यानी साकार का विलोम क्या होगा? आकार, निराकार, प्रकार, स्वीकार। तो करेक्ट आंसर 13 का ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा, निराकार। साकार का उल्टा निराकार। ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुहावरा का सही अर्थ पहचाने। ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो इसका क्या होगा? कड़ा प्रतिरोध होना, कड़ा प्रतिरोध नहीं करना, या कोई प्रतिरोध नहीं करना, थोड़ा प्रतिरोध करना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 14 का हो जाएगा, ए, कड़ा प्रतिरोध करना सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में कौन शब्द का एक वचन है? आंसू, प्राण, दर्शन, आकाश। तो करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन डी हो जाएगा, आकाश। ये क्या है? एक वचन। औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होगा? अभिवादन, दिनांक, पता, विषय। तो करेक्ट आंसर 16 का ऑप्शन ये हो जाएगा, अभिवादन। निबंध लेखन के अंतिम चरण को क्या कहते हैं? आरंभ, मध्य, उपसंहार या विस्तार। तो करेक्ट आंसर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, उपसंहार। चलिए संवाद में कौन से अंश आवश्यकता होते हैं? केवल विचार, केवल नाम, केवल समय, नाम, भाषा, स्थान और गतिविधि। तो इसका 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दे संवाद में अंश आवश्यक होता है, ये सब आवश्यक होता है।
इसके बाद पाठ्य पुस्तक से आ गया, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि पाठ्य पुस्तक यानी पुस्तक के अंदर से क्वेश्चन दिया गया है। निर्देश प्रस्तुत पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 तक हमें सही जवाब देना है। दिया गया 19 से 22 तक के लिए सही उत्तर का चयन करें। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूटी पड़ती भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पिल्ली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ऑप्शन, अब क्वेश्चन आ गया, चिड़िया के माथे का रंग कैसा है? काला, पीला, सफेद, हरा। तो यहाँ बताया गया है, तो 90 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, काला। देखिए यहाँ दे दिया है काला, ये काले माथे है। अगला क्वेश्चन है, कवि ने चतुर किसे कहा? मछली को, चिड़िया को, बादल को या पानी को? तो 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, चिड़िया को कहा, क्योंकि पक्षी के बारे में बताया गया। चिड़िया मछली को किस तरह पकड़ती? दौड़कर, गोता लगाकर, डुबकी लगाकर या ऑप्शन झपाटे मारकर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा, झपाटे मारकर। अगला क्वेश्चन है, गगन का पर्यायवाची कौन नहीं होगा? कौन नहीं होगा, ध्यान देना। आकाश तो है, नभ तो है, आसमान तो है, तीनों है, मतलब सी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना है। बोला है, सांख्या एवं शब्द पाठ के आधार पर दिए गए पदों और उनके तत्सम रूप दिए गए इनमें से गलत विकल्प का चयन करना है। गलत विकल्प चूज करना है। पक्खा, पक्षी, पशु, पक्षी, अनंत, अनंत, निरपक्ष, निष्पक्ष, दुहो, दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, पक्खा, पक्षी, पशु, पक्षी। ये हमें गलत उत्तर चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वाक्य पाठ के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा वाक्य सही है? भवसागर पार करने के लिए कवित्री प्रभु भक्ति को आवश्यकता नहीं मानती। भोग और त्याग के बीच मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। कवित्री उत्तराई के रूप में रुपये देना चाहती है। या ऑप्शन डी, कवित्री के अनुसार ईश्वर स्थान विशेष का वासी है। तो 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गलत उत्तर ये हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन, कैदी और कोकिला कविता के अनुसार मोहन के वर द्वारा किसकी ओर संकेत किया गया है? श्री कृष्ण की ओर, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर या कैदी की ओर, कोयल की ओर? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी की ओर। चलिए, मेघ आई कविता के अनुसार धूल किसका प्रतीक है? युवक का, युवती का, पाहुन का, नदी का? तो 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, युवती का। अब पैसेज दिया गया, पैसेज को पढ़ करके हमें फिर आगे प्रस्तुत गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 27 से 30 तक के लिए सही उत्तर चयन करना है। गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना ना देखा, जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध पर बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप में छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों ने मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। सही बात है। अगला देखिए, आप क्वेश्चन देखेंगे, गधा कैसा प्राणी है? हिंसक, सहनशील, उद्दंड, अक्रोधी? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सहनशील है, क्योंकि जो लोग इंसान उस पर करता है वो मतलब एक तरह से सिंपल से मतलब लोगों का बात सुनता है, ना वो कोई भेदभाव करता है ना ही क्रोध करता है। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? सुख दुख के समान भाव से रहने का, योग साधना का, परोपकार का, विविधता का?
तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सुख दुख में समान भाव से रहने का। गधे को आदमी क्या समझता है? होशियार, बेवकूफ, लाचार, कामचोर। 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बेवकूफ समझता है। इंसान लोग जानवरों को बेवकूफ ही समझता है, इसलिए जब चाहे तब उसे अपना काम निकालता है। गद्यांश के अनुसार विषाद का अर्थ क्या होगा? सुख, खुशी, दुख, गुनी। तो विषाद का अर्थ होता है सी, यानी दुख होता है। क्या होता है? दुख। अगला निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प का चयन करना। लहासा के और पाठ में लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? सुमति, नमसे, जागीरदार, असमाधिगिरी। तो 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, सुमति। सांवले सपनों की याद पाठ के अनुसार साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पंजाब, हरियाणा, केरल, झारखंड। तो 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल। कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश सेनापति ने देवी मैना पर सहानुभूति दिखलाई थी? जनरल आउटरम, सर टॉमस है, या लॉर्ड मिंटो, जेम्स फिलिप। तो इसका करेक्ट 33 का ऑप्शन बी हो जाएगा, सर टॉमस है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 34, मेरे बचपन के दिन पाठ के अनुसार महादेवी वर्मा को उनकी माता जी ने सबसे पहले किस ग्रंथ को पढ़ना सिखलाया? रामायण, महाभारत, पंचतंत्र या गीता। तो 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचतंत्र। क्या सिखलाया पहले? पंचतंत्र। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? ये वाला कहाँ से लिया है, किस लेसन से? दो बैलों की कथा, प्रेमचंद के फटे जूते, सांवले सपनों की याद, मेरे बचपन के दिन। तो यहाँ से पता चल जाता है। तो करेक्ट आंसर 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रेमचंद के फटे जूते। यहाँ जूता दिया गया इसे भी। अगला, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका की नानी ने अपने पति के मित्र प्यारे लाल से अपनी पुत्री के लिए कैसा वर ढूंढने का आग्रह किए हैं? वकील, डॉक्टर, आज़ादी का सिपाही, शिक्षक। तो 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आज़ादी का सिपाही। रीढ़ की हड्डी एकांकी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, मृदुला गर्ग, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह। तो 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला, रीढ़ की हड्डी एकांकी में विवाह योग कन्या का नाम क्या है? युमा, प्रेमा, रमा, रीमा। तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, उमा था। क्या? देखिए, सबसे पहले आप लोग रीडिंग करना किताब। अगर रीडिंग कर लीजिएगा तो क्या होगा, दिक्कत नहीं हो, क्योंकि किताब के अंदर से कहीं से पूछा जाता है, बीच से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। इसलिए आप लोग को मैं इंसिस्ट करता हूँ हमेशा कि आप लोग किताब पढ़िए। जब भी नया क्लास स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट कर दीजिएगा रीडिंग देने का, चैप्टर बाय चैप्टर। निम्नलिखित में से किस पाठ में विस्थापन का दर्द है? रीढ़ की हड्डी, मेरे संग की औरतें, माटी वाली, किस तरह, आखिरकार में हिंदी में आया। तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, माटी वाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। माटी वाली पाठ में किस शहर का वर्णन है? टिहरी, कोलकाता, हरिद्वार, पटना। तो 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, टिहरी दर्शाया गया है माटी वाला। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। जितना मैं बोलता हूँ उतना तुम लोग करना है। आप लोग का एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले आप लोग अभी कुछ ही समय बचा हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा पाठ का नाम और उसका राइटर का नाम याद कर लीजिए, कहीं से पूछा जाएगा। और कहानी भी, स्टोरी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोग सही जवाब दे पाओगे। ठीक है, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।